गरीब माँ की अंग्रेजन बेटियां। अरे बिटिया कैसन हो? कितना समय हो गया तुम दोनों को देखे हुए। अरे अब अपनी बूढ़ी मैया को क्यों सता रही हो? जब से विदेश गई हो अपनी माँ को भूल ही गई हो। अपनी माँ की आखिरी सांसें खत्म होने से पहले अपनी माँ से मिलने लौट आओ बिटिया। हो माय गॉड माँ, आप तो जब देखो ऐसे ही ड्रामा करती हो। अब आपके चक्कर में हम अपना काम थोड़ी छोड़ कर आ सकते हैं। माँ अगर हमें टाइम मिला तो हम जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम बहुत ज्यादा ही बिजी हैं, इसलिए हम अभी आ नहीं सकते। तानिया और नताशा इतना कहने के बाद फोन को रख देती हैं, जिसके बाद बेचारी कौशल्या गांव में बिस्तर पर पड़ी हुई रोने लगती है। तभी उसकी सहेली बिंदु उससे कहती है, अरे कौशल्या बहन क्यों रोवत हो? तोहार बिटिया वापस नहीं आई, अब तो विदेश में रहेंगी। ऐसा मत कहो बहन, हमरा कलेजा फटा जा रहा है हमारी बिटिया से मिलने को। जब से हमारी दोनों बिटिया विदेश में गई हैं तब से हर एक पल हमें उन दोनों की बहुत याद आवत है। अरे बहन संभालो खुद को, ना ही तो अपनी बिटिया के आने से पहले ही भगवान को प्यारी हो जाओगी। ऐसा कहने के बाद बिंदु रोने लगती है और वहां से चली जाती है। कौशल्या बहुत ज्यादा बीमार होती है और अपनी बीमारी के चलते वो बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। वो मरने से पहले अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा रखती है, लेकिन कई बार अपनी बेटियों को बुलाने के बाद भी उसकी बेटियां उससे मिलने नहीं आती। आखिर इतनी गरीब कौशल्या ने अपनी बेटियों को विदेश कैसे भेजा और आज उसकी इतनी गरीब बेटियां विदेश में इतनी अमीर कैसे हुईं? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो मुनीम जी, मुझे अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें इस लायक बनाना है कि वो बड़ी होकर कुछ बन सके। अरे तो मैं क्या करूं? वैसे भी तुम मुझसे इतने सारे पैसे उधार ले चुकी हो, अब और उधार मांगने आ गई हो, वो भी अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई के लिए। अरे मैं तुझे इतना पैसा उधार नहीं दे सकता। नहीं मुनीम जी ऐसा मत कहो, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आप ही मुझे पैसा देने से मना कर दोगे तो मैं अपनी दोनों बिटियों का भविष्य कैसे बनाऊंगी? ये तो तुझे तेरे स्वर्गीय पति से पूछना चाहिए था कि तुझे पूरे गांव में अकेला छोड़कर मर गया और तुझे तेरी दो बेटियों की जिम्मेदारी दे गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मुनीम जी, मेरी मदद कीजिए। कौशल्या मुनीम के सामने कई बार गिड़गिड़ाती है, लेकिन मुनीम उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि कौशल्या पहले ही उससे काफी पैसे उधार ले चुकी थी, जिसके चलते उसे आगे के लिए कोई उधारी देना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसे अपनी दोनों बेटियों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना था। वो मायूस होकर वापस घर लौट आती है। घर आते ही है कि उसकी दोनों बेटियां उससे कहती हैं, माँ आपको पैसे मिल गए, अब हम अच्छे स्कूल में जाएंगे ना माँ? माँ हमें भी अच्छे स्कूल में पढ़ना है जहाँ हमारे सभी दोस्त पढ़ने के लिए गए हैं। माँ हमें भी विदेश जाना है। माँ आप हमारी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करती हो? अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें विदेश भेजना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम दोनों को इस छोटे से गांव से बाहर भेज दूंगी और तुम पढ़ लिख कर अमीर बनना, जिसके बाद तुम दोनों मेरा सपना पूरा करना। लेकिन उसके लिए आपको हमें दूर भेजना होगा अपने आप से, तभी हम आपके लिए अमीर बन पाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। माँ विदेश में कितना अच्छा लगता होगा रहने में, वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कितनी खूबसूरत होंगी। माँ मैं आपको वहाँ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत पढ़ाई और मेहनत करनी होगी। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मेहनत और पढ़ाई तो तुम्हें करनी होगी, बस कभी भी मेहनत से पीछे मत हटना। कौशल्या लोगों से उधार मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं देता, जिसके चलते उसे मजदूरी का काम शुरू करना पड़ता है। वो दिन रात मजदूरी करके पैसा कमाती है और अपनी बेटियों को विदेश भेजने के लिए पैसा जोड़ती है। अरे ये क्या, तुम कितनी धीरे धीरे काम कर रही हो? साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत जोरों से बुखार है, इसलिए काम थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ। देखो यहाँ पर रेंग रेंग कर काम करोगी तो इस तरह नहीं चलेगा। यहाँ पर फुर्तीले से काम करोगी तभी तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे, वरना तुम्हारे पैसे मैं काट लूंगा। अगर तबीयत खराब है तो तुम घर चली जाओ। नहीं नहीं साहब, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे अपनी बेटियों के लिए पैसे जोड़ने हैं। कौशल्या बीमारी में भी अच्छे से काम करके देती है, जिसके बाद शाम को उसकी मेहनत के सारे पैसे मिल जाते हैं और वो घर आ जाती है। अरे माँ आप आ गई, बहुत जोरों से भूख लगी है, कई समय से आपने खाने में कुछ भी अच्छा नहीं बनाया, आज कुछ अच्छा खाने के लिए बना दो। हाँ माँ मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, आप पैसे कमा कर लाई हो ना, हमारे लिए कुछ अच्छा ले आओ। नहीं बेटा, अभी अपनी जुबान पर कंट्रोल करो।
अभी मैं तुम्हें कुछ अच्छा नहीं खिला सकती, अभी तो तुम्हें और सब्र करना होगा। मैं तुम्हें इस छोटे से गांव में नहीं रखूंगी, विदेश भेजना चाहती हूँ। कौशल्या ऐसा कहकर दाल चावल बना देती है, जिसके चलते उसकी दोनों बेटियां थोड़ा बहुत खाती हैं, बाकी छोड़ देती हैं। देखते ही देखते कुछ साल में वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और अपनी दोनों बेटियों को बाहर भेजने के लिए उनका वीजा बनवा देती है। मेरी प्यारी बेटियों, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारी 18 साल की उम्र पूरी हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए तुम विदेश चली जाओ। वहाँ से पूरी पढ़ाई करके जब तुम वापस लौटोगी तो एक कामयाब इंसान बनकर लौटोगी। माँ, आप चिंता मत करो, हम आपके सपने को पूरा जरूर करेंगे। हाँ माँ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। जहाँ आपने इतना सब्र रखा है, वहीं हमारी कामयाबी का सब्र रखना बहुत जरूरी है। अपनी माँ से आखिरी मुलाकात के बाद वो दोनों अपनी फ्लाइट्स में जाकर बैठ जाती हैं और विदेश चली जाती हैं, जहां उन दोनों को बाहर की अनोखी दुनिया देखने को मिलती है। वो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और पूरी पढ़ाई करने के बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देती हैं। हर महीने वो अपनी माँ को पैसा भेज दिया करती थी, जिससे उन दोनों की माँ का गुजारा चलने लगता है। लेकिन गरीब माँ की दोनों बेटियां विदेश जाकर अंग्रेजों की तरह बन जाती हैं और अपनी माँ को भूल जाती हैं। विदेश जाने के बाद तो मेरी दोनों बेटियां मुझे भूल ही गईं। कितना समय हो गया है, मुझे याद ही नहीं करती। आज मैं ही उन्हें फोन कर लेती हूँ। कौशल्या अपनी बेटियों को कॉल करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठाता। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ साल और गुजरने लगते हैं। अब उसकी दोनों बेटियां उसे जरा भी पूछती नहीं, जिसके चलते बेचारी कौशल्या दिन प्रतिदिन तबीयत बहुत ज्यादा उसकी खराब होने लगती है। हे भगवान, मेरी इतनी तबीयत खराब है, आखिर कब मेरी बेटियां वापस लौटेंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इतनी खबर भिजवाने के बाद भी तुम्हारी दोनों बेटी नहीं आई। अब तो भगवान ही जाने कि वो आएंगी भी या नहीं। देखते ही देखते दिन गुजरते हैं। कौशल्या अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, तभी उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से तान्या और नताशा निकलती हैं। चलो बहन, हमारी बूढ़ी माँ हमारा अंदर इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, चलो अंदर चलते हैं। तान्या नताशा अपनी माँ के सामने जैसे ही आती हैं, कौशल्या उन्हें देखते ही रोने लगती है और उन्हें गले से लगाने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी माँ को गले तक नहीं लगाती। ऊपर से वो दोनों गांव का मजाक उड़ाने लगती हैं। ये सब बिंदु से देखा नहीं जाता और वो गुस्से से कहती है, अरे कौशल्या बहन, यही है ना वो दोनों जिसके पीछे तुम इतनी पागल हो रही थी? अरे इन्हें तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है, विदेश जाकर बिल्कुल अंग्रेजन बन गई हैं। इससे अच्छा होता कि तुम इन दोनों को यहाँ बुलाती ही नहीं। इन्हें तो वो दिन भी याद नहीं जब तुमने इतने दुख सहन करके इन्हें विदेश भेजा था। बिंदु गुस्से गुस्से में तान्या और नताशा को वो दुख भरे दिन याद दिलाती है जो कौशल्या ने उनके लिए झेले थे, जिन्हें याद करने के बाद नताशा तान्या को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, हमें माफ कर दो, हम विदेश जाकर इतनी अय्याश हो गए थे कि हमें तुम्हारे बारे में याद ही नहीं आया। हाँ माँ, आज हमारी आंख खुली है, हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों बहनें अपनी गलती का पछतावा करती हैं और अपनी माँ को एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लेकर जाती हैं, जिसके चलते कुछ ही समय में कौशल्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब नताशा और तान्या दोनों गांव में ही अपना एक बिजनेस खोल देती हैं और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे भी इस घर में एक बहू चाहिए जो इस घर को संभाल सके और मेरे सभी काम में मेरी मदद कर सके। तू जल्दी से शादी कर ले तो इस घर को संभालने वाला कोई आ जाएगा। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है? पर मैं जब आपकी हालत देखता हूँ तो मुझसे देखा नहीं जाता। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो जो घर को संभाल सके तो आप देख लीजिए। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं इस घर के लिए ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो इस घर को अच्छे से संभाल सकेगी। फिर क्या था, शीतल अपने बेटे रोहित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में उसे एक बहुत सुंदर सी लड़की अपने बेटे के लिए मिल जाती है, जिससे वो अपने बेटे की शादी करा देती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अनु घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से ही समझती है, लेकिन कुछ दिनों बाद से वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो, घर की हालत देखो क्या हो रखी है। क्या तुम्हें घर दिखाई नहीं दे रहा है? चलो जल्दी से घर की साफ सफाई कर दो। आखिर आप मेरे ऊपर हुक्म चला कैसे सकती हो? आप मेरी माँ नहीं हो। देखो,
मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मन होगा तो मैं काम करूंगी, नहीं होगा तो नहीं करूंगी। ऐसा कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। ये बात सुनने के बाद शीतल को बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन जब शाम को रोहित काम करने के बाद घर लौटता है तो अनु रोहित के आते ही उसे कमरे में ले जाती है और उसकी माँ की शिकायत उससे करने लगती है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन माँ जी को तो मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। क्या माँ जी मुझे इस घर में इसलिए लेकर आई हैं कि मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करती रहूं? अरे नहीं नहीं अनु, कैसी बात कर रही हो? मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अरे हाँ, तुमने सही कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक बेटे से उसकी माँ की शिकायत कर रही हूँ। तुम तो अपनी माँ के बेटे हो, तुम्हें कहाँ तुम्हारी माँ की कोई गलती लगेगी? सारी गलतियाँ तो बहू की ही होती है। ऐसा कहकर वो रसोई में चली जाती है, जिसे सुनकर रोहित को बुरा लगता है और वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और उससे कहता है, अरे माँ, आप ये सब क्या कर रही हो? थोड़ा तो समझो कि किसी की बेटी जब तुम्हारे घर आती है तो उसे किस तरह से रखना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? बेचारी अनु की इतनी तबीयत खराब थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी और आपने उससे घर के सारे काम करवा लिए। ये ठीक बात नहीं है माँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। भला मैं क्यों उससे घर के काम करवाऊंगी? आज मैंने उसे कहा था कि घर कितना फैला हुआ है, लेकिन उसने तो मुझे ही डांट दिया और अपने कमरे में चली गई। सुबह से एक बार भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, अब हर एक छोटी मोटी बातें आपको थोड़ी बताएगी वो, उसने मुझे बताया था। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। ये सब अनु छुप कर सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही वो हर रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास को अपने बेटे के खिलाफ भड़काती आ रही थी, जिसके चलते रोहित अपनी माँ की इज्जत करना भी छोड़ देता है। एक दिन अनु अपनी सभी सहेलियों को अपने घर बुला लेती है, जिनके साथ वो बहुत देर तक गप्पे लड़ाती रहती है। अरे बस क्या बताऊं, इस घर में सिर्फ मेरी सास ही निकम्मी है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। अरे तुम्हारी सास घर के सभी काम कर लेती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारी सास तो हम पर ही अत्याचार करती है। मैंने तो जब से शादी की है अपने पति को लेकर अलग ही रह रही हूँ। अरे कौन अपनी सास के इतने खिटपिट सुनेगा? अब मैं अपने पति के साथ अकेले खुश हूँ। यार, मैं भी अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अरे छुटकारा तो 1 मिनट में ही मिल जाएगा। तू अपनी सास को ही अपने घर से धक्के मार कर निकाल दे। अनु रेखा की बात मान लेती है और वो सभी मिलकर बेचारी शीतल को घर से धक्का मार कर निकाल देते हैं। अरे बहू, ऐसा मत कर। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे इस घर से क्यों निकाल रही है? बहू, दरवाजा खोल। मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? शीतल कई बार दरवाजा खुलवाने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन अनु दरवाजा नहीं खोलती, जिसके चलते बेचारी शीतल वहां से चली जाती है और चलते चलते एक कूड़े कचरे के पास पहुंच जाती है। अचानक से उसे बहुत तेज भूख लगती है। खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरी बहू ने भी मुझे बिना खाए ही घर से भगा दिया। शीतल से भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसके चलते वो कूड़े कचरे से खाना बीन कर खाने लगती है। वहां से आते जाते लोग उसे खाना खाते हुए देखते हैं तो उन्हें उसके ऊपर बहुत दया आती है। हे भगवान, देखो जरा बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है। उसकी बहू ने तो उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। भगवान ना करे फिर कभी किसी औरत के साथ इतना बुरा अत्याचार हो। आजकल के जमाने में पता नहीं बहू क्यों अपनी सास को घर से निकाल देती है। सभी आपस में ये देखकर बातें करने लगते हैं, लेकिन बेचारी शीतल के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो कूड़े कचरे से खाना बीन कर खाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। ना तो उसका बेटा उसे ढूंढने आता है और ना ही उसकी बहू, जिसके चलते वो कूड़े कचरे पर ही अपना घर बना लेती है। एक दिन वो सड़क के किनारे से जा रही थी कि उसके आगे एक लड़का चल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक से वहां एक गाड़ी आती है और वो उसके सामने जाकर अपनी जान देने वाला होता है, लेकिन शीतल उसे बचा लेती है। अरे कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये जिंदगी कितनी मुश्किलों से मिलती है और तुम अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर रहे हो। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? मेरी इस दुनिया में कौनो नहीं है। मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया में मैं अकेला हूँ। तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
एक नौजवान होकर तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। शीतल ऐसा कहकर वहां से जाने लगती है। अयान उसका पीछा करने लगता है। शीतल चलते चलते कूड़े के खत्ते के पास पहुंच जाती है, जहां से वो खाना उठाती है और खाने लगती है। ये सब अयान से देखा नहीं जाता और वो उसके पास जाकर उससे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि एक माँ होने के नाते आप मुझे जीने का हौसला दे रही हैं, लेकिन अगर आप मेरी माँ जैसी हो तो मैं आपको इस कूड़े कचरे से खाना खाने नहीं दे सकता हूँ। आप मेरे साथ चलो, आज से आप मेरी माँ हो। अयान उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अयान कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि इस पूरे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। इंडस्ट्री में उसका अच्छा बोलबाला था। वो शीतल को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता है। वहीं उसकी पत्नी शनाया भी शीतल को अपनी सास के रूप में स्वीकार करती है और उसकी बहुत अच्छे से देखरेख करती है। काश कि मेरी बहू भी तुम्हारी तरह होती। तुम बहुत संस्कारी और समझदार हो। ऐसा कहकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शनाया को गले से लगा लेती है। माँ जी, सास के ना होने का एहसास मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जब से आप आई हो, आयन जी बहुत खुश रहते हैं। आप हमें कभी छोड़कर मत जाना माँ जी। उस दिन के बाद से शीतल अयान और शनाया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई थी।